जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं इंग्लिश का। इससे पहले मैंने 8 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ सभी को। जो एग्ज़ाम में चैप्टर आने वाले हैं टीएमए को हटाकर, जो असाइनमेंट वाले जो चैप्टर हैं उनको हटाकर जो थ्योरी में आने वाले हैं वो सारे चैप्टर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और इससे पहले जो मैंने चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश वाले चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डांस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इंग्लिश का है और इसके बाद जो चैप्टर होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा बढ़िया से। और इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन अगर ये कर लेंगे हम लोग तो पूरे चैप्टर का जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर हाँ, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग समरी जानेंगे पूरे चैप्टर की, क्योंकि अगर स्टोरी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर बहुत ईजिली आप बनाना शुरू कर दोगे। और मैं हिंदी में पूरी समरी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर को इंग्लिश में हिंदी करके आप लोग को समझा दूंगा। पर जरूरी क्या है, स्टोरी समझना, तो स्टोरी समझेंगे और नाच के समझेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है माई सन विल नॉट अ बेगर बी, मतलब मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा। इसमें जो कहानी बताई गई है वो वेद मेहता की बताई गई है। वेद मेहता अपने बारे में क्या बताते हैं, क्या इनकी स्टोरी रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी स्टोरी। पूरी समरी बता रहा हूँ चैप्टर की और पढ़ के एक चीज़ें समझा दूंगा, जिससे कि क्या होगा, एक भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हो। इसलिए मैं हिंदी में पूरी स्टोरी एक साथ बताऊंगा, इंग्लिश उसमें नहीं बताऊंगा। आप लोग को थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल छोटे बच्चे लिलीपुट तो हो नहीं कि भाई तुमको सिखाया जाए हाथ पकड़ के, हाँ इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बाकी मैं स्टोरी आप लोग को सारी चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। देखिए स्टोरी या बोल सकते हैं ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको शॉर्ट 5 मिनट में चाहिए वो तो फिर भाई मेरे से नहीं होगा, पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। जिसको अच्छे से पढ़ना है वही अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखिए तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टोरी पहले जानते हैं, स्टोरी में बोला क्या गया है, ठीक है। दिल थाम के बैठ जाओ और चाय पानी लेकर, नहीं चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया से बैठ जाओ और तैयारी कर लो और सुनो ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान यहीं रखना, स्टोरी बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए तो हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर क्या है, वेद मेहता की कहानी बताई गई है। वेद मेहता क्या है, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आया कि एक पिता हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए लेखक बताते हैं, लेखक का नाम क्या है, वेद मेहता, और चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर याद रखें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नाचते रहो। लेखक बताते हैं कि इस संसार में हर एक लड़के और लड़की के पास अपने बचपन की मीठी स्मृतियां होती हैं, यादें होती हैं सबके पास अपने बचपन की। और बच्चा, देखो यादें कैसे होती है, जब हम अपने आंखों से कुछ ना कुछ चीज़ें देखते हैं, जब चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास यादें रहती हैं। और जो बच्चे देख ही नहीं सकते कि उनके पास यादें रहती हैं, बहुत मुश्किलें हो जाती है उनके लिए, मुश्किल हो जाती है। देखिए बच्चा अपने माता पिता व नौकरों के चेहरों को जानता है और अब पहचानता है, उसे तितलियों के, पक्षियों के रंगों की भी स्मृतियां हैं। यानी कि सारी चीज़ क्या है, हर बच्चे को हर चीज़ की यादें रहती हैं, रंगों के बारे में हर चीज़। जब वो देखेगा जब ही तो रंगों के बारे में याद रखेगा ये चीज़। परंतु लेखक के मामले में ये वस्तुएं उसके लिए नहीं थी, क्योंकि लेखक क्या थे, बचपन से ही क्या थे, अंधे हो चुके थे। कैसे, देखो, परंतु लेखक के मामले में ऐसी वस्तुएं उनके लिए नहीं थी, क्योंकि वह जब 3.5 वर्ष के थे तो अंधा हो गए थे। क्या हो गए थे, अंधा। पूछेगा किस एज में अंधे हुए थे, तो 3.5 साल की एज में अंधे हुए थे। एक चीज़ यहीं लिख लो, ठीक है। दूसरी बात, उसके 4 इंद्रियों के संसार अर्थात अंधे व्यक्तियों के संसार में रहना आरंभ कर दिया था। यानी उन्होंने कैसे रहना शुरू कर दिया था, अंधे लोग जैसे रहते हैं वैसा उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी आयु में अंधा होने के कारण लेखक के पास दृष्टि की मीठी स्मृतियां नहीं थी, कोई भी उनके पास यादें नहीं थी, बहुत मुश्किल से समय बीतता था। आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए जीवन जीना कितना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद देखो क्या है कि ये उनके लिए अर्थहीन बन गई थी, दुनिया बिल्कुल ऐसे कुछ दिखता नहीं है, क्या चीज़ उनके जीवन में रह जाएगा। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी इन्होंने। देखो उनसे उस संसार में रहना असंभव कर आरंभ कर दिया, जिसमें कोई सूर्य की धूप,
इंद्रधनुष, सूर्य का छिपना या पूर्ण चंद्रमा नहीं थे। यानी कोई भी चीज़ जब दिख ही नहीं पा रही तो उनके लिए क्या मायने रखेगा ये सब, वही चीज़। उसने सूर्य की धूप को अपनी खाल पर अनुभव किया, यानी फील किया, सूरज की रोशनी को इन्होंने क्या करा, फील करा, ठीक है। और जो है गिरती वर्षा या गर्म सुबह घास की सुगंध को जो है सुनाया, सूंघा, वो महसूस किया, फील किया। जब वो फील करके ही सारी चीज़ समझ पाते थे, ठीक है। इस प्रकार उसने बिना हिचकिचाहट से अपना रास्ता बनाया, यानी बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने अपना रास्ता बनाना जो है शुरू कर दिया लेखक ने, ठीक बा। देखिए आगे तो फिर बोल रहे हैं, यादगारों के रूप में निर्भर रहने के लिए लेखक के पास कुछ नहीं था। कि हाँ, हमारे पास जैसे हमारी मीठी स्मृतियाँ होती हैं ना, यादें होती हैं, ऐसी लेखक के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते थे। लेखक का नाम वेद मेहता, ठीक बा। देखिए आगे तो वह गुजरात में नवंबर 1937 के महीने में जो है अंधा हो गया था, जब उसका परिवार जो है वहाँ रह रहा था। बीमारी के पश्चात उसका परिवार लाहौर आ गया था और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ती गई। रिश्तेदार अंधे पुत्र के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे, यानी जैसे लेखक अंधे हो गए थे 3.5 वर्ष की आयु में, तो इनके लिए ना मतलब सब लोग आए थे रिश्तेदार सहानुभूति देने। तो लेखक के पिता को ना टेंशन हुई कि यार सब लोग अगर सहानुभूति देंगे तो बेटा कैसा हो जाएगा, वो मतलब एक तरीके डिपेंड होने लगेगा दूसरों के ऊपर। तो सहानुभूति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे इससे उसके पिता चिढ़ गए और उन्होंने करनाल में तबादले के लिए कह दिया, मतलब ट्रांसफ़र अपना जो है करवा लिया था। सरकारी नौकरी थी पिता की। वे एक घर में रहने लग गए थे। यह घर नदी किनारे स्थित था और वातावरण बहुत अच्छा था वहाँ का। इसके चारों तरफ शांति थी, वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। मेन इनको टेंशन थी ना रिश्तेदारों की। अब भाई रिश्तेदार जो हैं वो आएंगे तो जाहिर सी बात है सहानुभूति देंगे सबको। अब जब सहानुभूति देंगे तो इससे और परेशानी क्रिएट होगी। तो ये चीज़ आरंभ में सभी के लिए उनका अंधापन कठिन था। बीमारी के पश्चात लेखक कमज़ोर हो गया था और नौकर उससे यह सोचकर निकलते थे कि वह कोई बुराई है। सब लोग इग्नोर करना शुरू कर दिए थे। किसको? लेखक को, वेद मेहता को। सोच के देखो ऐसे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी सब, क्योंकि बच्चा तो कुछ बोल नहीं पा रहा, माँ बाप ने रखा हुआ है नौकरों को ताकि बच्चे की देख रेख करें, लेकिन बच्चा देख ही नहीं सकता तो नौकर भी अपना साइड हो जाते हैं। ये चीज़ चल रही थी। परंतु उसकी बहनें उसे एक नाजुक सा गुड्डा समझकर प्यार करती थी। उसकी बहन जो थी, लेखक की वेद मेहता की जो बहन थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनसे। उनके पिता सरकारी स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर थे। सोचो पिता डॉक्टर है लेकिन फिर भी इलाज नहीं कर पा रहे थे, तो बड़ी दुखद बात है। इसलिए लेखक को अच्छा और शीघ्र इलाज प्राप्त हो गया, परंतु उनकी आंखों की रोशनी प्राप्त करने में कोई आशा नहीं थी, क्योंकि भाई वो डीप अंधे हो चुके थे और उनके इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अंधेपन के कुछ समय बाद लेखक के पास पूर्ण कार्यरहित और स्थिति थी। यह बीमारी के जो है झटके और एक अंधे बच्चे के जो है अंदर छिपी हुई ताकतों की अज्ञानता के कारण था। मतलब ये दो टेंशन थी, एक तो अंधे हो गए थे, उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था इनके पिता को, ये टेंशन। दूसरा टेंशन ये कि कहीं वो किसी गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अंधे हो जा रहे हैं, ब्लाइंड हो जा रहे हैं, लोग उनको क्या करते हैं, सहानुभूति दे दे के बिल्कुल कार्यरहित बना देते हैं। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर भिखारी वाला रूप धारण कर लेते हैं, बन जाते हैं। तो इनके पापा को भी ये टेंशन थी, इसीलिए चैप्टर का नाम बोला गया माई सन विल नॉट अ बेगर बी, मतलब मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या हुआ देखो, यह बीमारी तो यह भाग्य या परमात्मा की इच्छा थी कि एक डॉक्टर का पुत्र अंधा था। इसीलिए लेखक के पिता ने इस त्रासदी का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था। यानी लेखक के पिता समझ चुके थे कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे हर तरफ जो है लोगों का सामना। और समाज से डरना ही क्यों भाई, एक बात बताओ, समाज क्या खाने को दे रहा है? सोचने वाली बात है। हम टेंशन ले लेके मरते रहते हैं, यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। अगर तुम्हारे पर मुसीबत आएगी ना तो कोई नहीं सोचने वाला, सब हंस हंस के निकल लेंगे। तो वही चीज़ है, अपने ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो, अपने परिवार फैमिली पर ध्यान दो। दुनियादारी क्या कर रही है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने करियर पर, अपने फैमिली पर अच्छे से ध्यान दो, ठीक है ना। आगे देखिए उसके बाद, परंतु लेखक की माँ ने कभी नहीं स्वीकार किया कि लेखक की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। उसकी माँ को लगता था कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी आएगी जैसे मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, ठीक है। देखिए उनसे अपने बच्चों की त्रासदी के लिए अपने भूतकाल के किसी वस्तु पर दोष लगाना आरंभ कर दे। भाई माँ तो माँ होती है, माँ ने बोला कि भाई कहीं मेरा ही कोई पुराना कर्म होगा, बुरा कर्म होगा जिसकी वजह से आज ये भोगना पड़ रहा है।
तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ये सब। तो अपने पारिवारिक पंडित को बुलाया और उससे लेखक के अंधेपन के बारे में सलाह की। पंडित ने लेखक के हाथ का निरीक्षण किया। पंडित ने क्या करा, हाथ देखा और उनके हाथ की रेखाएं भी पड़ी। तब उसने उसकी माँ के माथे की तरफ भी देखा और उसने बताया कि उसे दूसरे पंडितों की सलाह करनी पड़ेगी। पंडित जी ने क्या बोला, अरे माता जी रुकिए, मुझे और पंडितों से सलाह करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करेंगे तो जाके हम कुछ बता सकते हैं। तो इसीलिए दूसरे पंडित बुलाए गए। वे सहमत हो गए कि लेखक की माँ के पापों के कारण उन्हें पश्चाताप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब पंडित सब और चढ़ा दिए कि भाई हाँ तुम्हारा ही कर्म था जिसकी वजह से तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करो वैसा करो। तो देखो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर भी करवा लिया, फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि पाखंड होता है आधे से ज़्यादा। तो ये चीज़ तो बोला जा रहा है उन्हें पश्चाताप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी लेखक की आंखों की रोशनी वापस प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। तो इन पंडितों ने प्रार्थना और दूसरे शारीरिक व्यायाम करने के लिए सलाह दिया। वे कुछ धन द्वारा बोल रहे कुछ पैसा दो और उसके द्वारा कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी सहमत हो गए। लेखक की माँ ने उसके पिता से हर एक चीज़ छिपाई, क्योंकि लेखक के पिता डॉक्टर थे और डॉक्टर को ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें चल रही थी वो सब उसमें विश्वास था नहीं। तो वह जानती थी कि वह इन्हें नापसंद कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसलिए लेखक के पिता से इनकी माँ ने जो है ये सारी चीज़ें छुपाई थी कि हमने पंडित से पूछा, हकीम बुलाए हैं। देखो हकीमों की बारी भी आएगी। देखो इन अनुष्ठानों और धार्मिक सलाहों के अतिरिक्त हकीमों को भी पूछा गया। उन्होंने लेखक की आंखों में कुछ सूरमे डालने के लिए कहा। सूरमा होता है आंख में लगाते हैं, वो डालने के लिए कहा। ये सूरमे उसकी आंखों को जलाते थे और काटते थे। जैसे हम नहीं बचपन में मम्मी ज़बरदस्ती हमारी क्या करती थी, काजल लेती थी और आँख में ज़बरदस्ती ठूस देती थी, पूरा रगड़ देती थी और पूरा भवाता था, जलन मारता था। और परंतु माँ के प्यार के कारण उसे शांति मिलती थी। एक रात लेखक के पिता को इन सूरमों के बारे में पता चल गया और जो छुपा रही थी माँ बच्चे के पिता से, वेद मेहता के पिता से, आखिरकार पता चल गया। अब वो क्या करेंगे, देखो वे नाराज़ हो गए और उनसे तुरंत इनका प्रयोग रोक दिया। उन्होंने क्या करा, इसका प्रयोग तुरंत रुकवा दिया। हकीमों के पास जाना भी बंद करवा दिया। परंतु लेखक 11 वर्ष की आयु तक अपनी आंखों में सूरमे डलवाता रहा। माँ तो माँ होती है, वो छुपा छुपा के लगाती रही, सोचे कि आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन क्या आंखों की रोशनी वापस आई? नहीं आई भाई। देखो लेखक की माँ ने उसे कई परीक्षण दिए, टेस्टिंग करवाई, हर चीज़ करवाई। भाई फैमिली तो पूरा प्रयास करेगी अपना जो हो सकता था। उसने ऐसा सिर्फ यह जानने के लिए किया कि क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है या नहीं। एक दिन लेखक बाहर से घर में आया। माँ ने क्या करा, देखा कि भाई लेखक बाहर से घर आ रहा है। वह दरवाजे को खोलने के लिए इसके हैंडल तक पहुँचने के लिए रुक गया। लेखक की माँ को लग रहा अरे कहीं सच में देखने तो नहीं लग गया। लेकिन याद रखना, कई बार हम अपने घर में ही अगर आँख बंद करके चले ना, तो हमें एक्सपीरियंस रहता है कि कहाँ पे क्या दीवार है कहाँ नहीं। हम लोग आराम से वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं आंख बंद कर भी, है ना। तो यही चीज़ थी। उसकी माँ ने पाया कि वह कभी कभी ही वस्तुओं से टकरा जाता था। उसे खुशी हुई कि सूरमे प्रभावशाली थे। माँ को लग रहा था कि सूरमे असर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था क्या? नहीं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। देखो वहाँ वह लेखक से यह जानने के लिए कि उसका हाथ कहाँ था, अपना हाथ हिलाती है और हाथ के हिलाने के से लेखक के कानों तक आवाज़ जाती है और तरंगे पहुँचती है, क्योंकि ये तरंगों से जानते हैं, सब समझते हैं हर चीज़। और वह अंदाज़ा लगा लेता था कि वह कहाँ था। और तब वह यह जानने के लिए कि लेखक रोशनी देख सकता है या फिर वह स्विच को शीघ्रता से बार बार चालू बंद करती है। माँ ने क्या करा, स्विच ऑन ऑफ। अगर हम अपनी आंखें बंद करें ना, एक बार सारे बच्चे आंख बंद करके देखो और जहाँ लाइट है वहाँ ऐसे ऐसे करके देखो, है ना। ऐसे ऐसे करके देखोगे तो क्या नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई सामने इधर उधर कुछ हिल रहा है। लेकिन जो अंधे होते हैं लोग, उनको कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल अंधेरा। चाहे हाइलोजन जला दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ होती है। तो भाई उन्होंने क्या करा, लेखक अंधा बना रहा, यद्यपि उसने जीवन की वास्तविकताओं के प्रति अपने आप को ढाल लिया। देखो अब क्या करना था, पूरे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना था। तो देखो उसका अंधापन वास्तव में एक कठिन रुकावट थी, इसका कोई हल नहीं था। परंतु उसके पिता ने हर एक वस्तु का प्रयोग करने के लिए निश्चय कर लिया था और जो है उसने अंधेपन पर उपलब्ध सारे साहित्य को पढ़ा। उसके पिता ने सारी चीज़ें पढ़ना शुरू किया कि भाई बेटे की आंखों की रोशनी वापस आनी चाहिए, ठीक है। इससे वह जान गया था कि अंधेपन और बीड़ी
अंधे पान और बीड़ी की दुकानों के मालिक बन जाते हैं। उसके पिता को टेंशन हो गई कि कहीं अंधे लोग या मेरा बेटा भी जो है कहीं पान और बीड़ी की दुकान पे ना काम करने लग जाए या दुकान ना कर ले, ऐसा बड़ा टेंशन हो गया। वे भिखारी भी हो सकते थे, इसीलिए तो बोला गया माई बेटा माई सन विल नॉट अ बैगर भी, कहीं मेरा बेटा भिखारी तो नहीं बन जाएगा। तो ये टेंशन थी उसके पिता को। उसने निर्णय कर लिया था कि उसका पुत्र इनमें से कुछ नहीं बनेगा। उसके पिता की वजह से ही बच्चा जो है एक अच्छी चीज़ में गया। बताता हूँ क्या, देखो। लेखक के पिता ने प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं को उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे। उसे पता चला कि अंधों के लिए उनमें मिलने वाली सहूलियतें सीमित थी। उनमें से काफ़ी शरण स्थान थे जहाँ मतलब जैसे हॉस्टल वगैरह होता है, तो ऐसी जगह भेजने की प्रयास करा। देखो, उसने सोचा कि यदि लेखक घर पर रहा तो वह अधिक प्यार से बिगड़ जाएगा। ये जाहिर सी बात, सच था ये। और उसे साधारण बच्चों के साथ खेलने में कठिनाई थी। लेखक साधारण बच्चे मतलब जैसे जो बच्चे देख सकते थे नॉर्मल, ये अब नॉर्मल था, नॉर्मल थे नहीं ये वेद मेहता। देखो, लेखक की माँ उसे घर से बाहर भेजने के विरुद्ध थी। आखिरकार लेखक के पिता को अंधों के लिए दादर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर R.M. हल्दर के बारे में पता चला। एक डॉक्टर थे, मतलब वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, प्रिंसिपल थे, मतलब डॉक्टर नहीं प्रिंसिपल थे ये। तो देखो हुआ क्या कि उसने लेखक के अच्छे हालचाल के लिए खास ध्यान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का वायदा किया, परंतु लेखक की माँ भयभीत हो गई। क्या हुआ? लेखक की माँ भयभीत हो गई थी जब उसे इस स्कूल के बारे में पता चला। भाई लेकिन माँ तो नहीं भेजना चाह रही थी उसे। लेखक को बम्बई भेजने के बारे में कुछ पता नहीं था, परंतु उसे लेखक के पिता के उत्तम राय के बारे में विश्वास था। लेखक की माँ ये तो जानती थी कि भाई हाँ उसके पिता गलत तो सोचेंगे नहीं, तो जाने दो उसको, क्योंकि अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चुपचाप वह उसे इस स्कूल में दाखिल करवाने के लिए, मुंबई भेजने के लिए सहमत हो गई थी। तो इस तरीके से जो है वेद मेहता की ज़िंदगी बच गई, वरना वो भी कहीं ना कहीं कोई भिखारी या कोई पान या बीड़ी की दुकान पे काम करने वाले कुछ भी बन सकते थे। इसीलिए वेद मेहता की ज़िंदगी में सुधार आया, क्योंकि उनके माता पिता को भरोसा था। माता पिता बहुत मेहनती थे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को जो है ये चैप्टर, ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। ठीक बा, चलिए अगर आ गई हो तो एक बार फ़ोन साइड में रख के एक बार बिल्कुल बढ़िया से नाच दो। ऐसा नाच दो कि ज़मीन फट जाए, छत पे लोग नीचे आ जाए देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है, बच्चा कहीं पगला तो नहीं गया है, हैं? लेकिन उनको कामयाबी का शोर सुनाना है। इतना आगे बढ़ जाओ कि लोग खुद जान जाएं कि हाँ इस बच्चे ने कितनी मेहनत की थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। भाई इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन आंसर हैं, देखते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर को बताया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई डिड द ऑथर हैव नो मेमोरीज। मेमोरीज मतलब यादें। वाई डिड द ऑथर हैव नो मेमोरीज ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, मतलब जो उनके आसपास जो सुंदर चीज़ें थी, तो लेखक के पास उनकी मीठी स्मृतियाँ या अच्छी यादें क्यों नहीं है। अब मन में तो आ रहा होगा ना, स्टोरी सुने होगा तो। ठीक है, और व्हेन डिड इट हैपन, ऐसा कब हुआ ये सब, है ना। देखो तो क्या बोला जा रहा है। और हाँ, जिस बच्चे को इन क्वेश्चन आंसर की इस चैप्टर की जो PDF चाहिए और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग के पास मैं सारी PDF भेज दूंगा। और इससे पहले मैं क्या करता था, 1 अगस्त से इससे पहले जो हमारे चैनल से आप लोग को PDF मिला करती थी, वो PDF जो है वो फ्री में मिला करती थी। लेकिन अब आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया है कि सारी चीज़ें अरेंज करवा पाना, टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए मैंने सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि भाई हाँ एक टाइम हम भी पढ़ा करते थे कि हाँ इतना नहीं दे सकते, इतना कुछ नहीं, तो एक चैप्टर का मैंने 5 रुपये सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, PDF का रेट रखा हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF जो है भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी पेमेंट आएगी आपको तुरंत ही जो है क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। बस इतना भरोसा आप 7 क्लास पे रखना कि हम साथ तो नहीं छोड़ने वाले। बस ये थोड़ा इस महंगाई के टाइम पे ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा आप लोग को भी। अब इतना ज़्यादा मैंने कॉस्ट नहीं रखा है कि हाँ सब परेशान हो जाए, थोड़ा बहुत तो सब लोग कर सकते हैं। ठीक बा, चलिए बाकी आप लोग जाकर उसमें चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, आप लोग जाकर बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। वही है कि लेखक को अपने आसपास की खूबसूरत चीज़ों की कोई स्मृतियाँ क्यों नहीं थी।
यह कब घटित हुआ? तो आंसर देखिए, द ऑथर लॉस्ट हिज आईसाइट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो जो है उनकी आईसाइट चली गई थी। अभी स्टोरी समझाया था ना। सो ही हैड नो मेमोरीज ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, मतलब इसीलिए उनके पास कोई भी मीठी स्मृतियाँ नहीं थी। ऑल दिस हैपेंड व्हेन ही वॉज 3.5 years, बताया था ना, जब 3.5 साल के लिए 3.5 साल के थे तो उनके आंखों की रोशनी चली गई थी बीमारी की वजह से। ठीक बा, चलिए, जन्म से अंधे नहीं थे ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ढंग से उसको PDF जो भेजूंगा मैं, वो आप लोग पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिए। तो व्हाट थिंग डिड ही मिस ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेल्ड आईसाइट, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें खो दी, जैसे अपनी नज़र खो जाने के कारण उसे प्रकृति की कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ों को खोना पड़ा। क्वेश्चन समझ में आया ना? देखिए, हिज वर्ल्ड बिकेम डार्क, उनकी दुनिया पूरी, जो वेद मेहता थे उनकी पूरी दुनिया अंधेरी बन चुकी थी, है ना। इट वॉज विदाउट सनसाइन, जिसमें कोई सनसाइन, सूरज की रोशनी नहीं थी। कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, उसका कोई कलर नहीं था। सनसेट ऑफ फुल मून, सनसेट का भी कोई याद है नहीं। फुल मून जो चांद होता है वो भी नहीं देख सकते थे। इसी वजह से ही फेल्ट द सनसाइन ओनली अगेंस्ट हिज स्किन्ड लिसन, बताया था ना, वो सिर्फ अपने शरीर पर ही महसूस कर सकते थे धूप को। एंड साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन, बारिश की गिरने की आवाज़ ही महसूस कर सकते थे, या उनके शरीर पर गिरे तो ही महसूस कर सकते थे, अन्यथा ऐसे महसूस नहीं कर सकते थे। सोचो कितनी डार्क हो जाएगी ज़िंदगी, लेकिन हार नहीं मानना है किसी को भी। ठीक है, देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक बा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हु डिड द ऑथर, इसीलिए मैंने पूरी हिंदी आप लोग को समझा दी है। ठीक बा, देखिए, वीडियो भले ही लंबी होगी, बढ़िया से पढ़ना है भाई। ठीक है, चलिए, हु डिड द ऑथर मदर ब्लेम फॉर हर सन्स ब्लाइंडनेस, मतलब माँ ने किस चीज़ को ब्लेम किया अपने बच्चे के अंधेपन के वजह से। व्हाट डिड सी डू टू रिस्टोर हर सन्स आईसाइट, मतलब माँ ने क्या किया जिसकी वजह से उसके बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो क्या क्या किया माँ ने? देखो, लेखक की माँ अपने बेटे के अंधेपन का जिम्मेदार किसे मानती थी? क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ। और अपने बेटे की आंखों की रोशनी लाने के लिए माँ ने क्या क्या कदम उठाए? तो देखो, द ऑथर्स मदर ब्लेम्ड समथिंग इन हर पास्ट फॉर द ब्लाइंडनेस, मतलब बच्चे के अंधेपन का ब्लेम वो अपने पूर्व कर्मों को बोलती है, पुराने कर्म ब्लेम करती है अपने किस चीज़ को? इन हर पास्ट, अपने पास्ट की वजह से। सी कॉल्ड इन द फैमिली पंडित, फैमिली पंडित को बुलाया गया। एंड कंसल्टेड हिम, उनसे कंसल्ट किया गया। द पंडित रीड हिज हैंड, पंडित जी ने क्या पढ़ा था? हाथ पढ़ा था, बताया था ना। ठीक है, देखो, ही सजेस्टेड द, और माँ के माथे की लकीरें भी पढ़ी उन्होंने। और ही सजेस्टेड डेट बाय इंसेंटिव्स प्रेयर्स, मतलब थोड़ा सा इंटेंसिव प्रेयर करेंगे हम लोग, प्रेयर वगैरह करी। एंड डूइंग जो है पेनेंस, मतलब क्या है, कुछ जोरदार प्रार्थनाएं और प्रायश्चित करने को जो है बोला गया। डूइंग पेनेंस, द आई साइट कुड बी रिस्टोर्ड, मतलब क्या पता आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो पंडित जी से पूछा गया, कुछ हकीम भी बुलाए गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, हकीम वगैरह भी आए थे, ये सब भी ये चीज़ें। तो हु डिड द ऑथर्स मदर ब्लेम फॉर हर सन्स ब्लाइंडनेस, मतलब माँ ने किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराया? तो अपने पास्ट को। और कैसे आंखों की रोशनी लाने के लिए प्रयासरत थी, तो वो उन्होंने पंडित को, हकीम को, सबको बुला बुला कर जो है चेक करवाया। ये चीज़, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है? व्हाट वाज, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट मेडिसिन डिड द हकीम प्रेस्क्राइब, सबको पता होगा हकीम ने क्या दिया था? सूरमा दिए थे। तो फॉर रिस्टोरिंग हिज आईसाइट ऑफ द ऑथर, देखो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, एग्जाम में वैसे ही पढ़ना है, तभी क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा और इजीली लिख सकते हो। स्टोरी समझ में आ गई तो आप हीरोइन बना दोगे किसी को भी। ठीक है, व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन द अदर्स आई, मतलब ऑथर्स आई, मतलब उसके जो हकीमों ने दिया था उससे ऑथर के आई पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, जब इसको आप बढ़िया से क्वेश्चन आंसर के लिख कर हीरोइन बनाओगे, जब भी तो रिजल्ट आएगा, तभी तो हीरो बन के चमकोगे। क्यों? नाच दो एक बार। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, है ना। देखिए,
तो इसमें बोला जा रहा है द हकीम प्रेस्क्राइब्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सूरमा, मतलब उन्होंने सूरमा उरमा लगाने के लिए दिया आँखों में, और यहाँ पे सूरमा लगाने के लिए, और उसके बाद जो है concussions to restore the author's eyesight. These were very hard, बहुत ज़्यादा जलता था वो, and sighting once, जलन मारता था और बहुत जो है रफ लगता था उसकी आंखों में, लेखक की आंखों में। द ऑथर आइज बर्न एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग दोज सूरमाज, मतलब क्या है कि आंखों की रोशनी लौटाने के लिए लिख कर दिए, मतलब उनको सूरमा लिख कर दिए, प्रेस्क्राइब किया। ये बहुत ही कठोर व चुभने वाला था, स्ट्रॉन्ग था और चुभने वाला था। लेखक की आंखें ये सूरमा डालने पर बुरी तरीके से जलती थी, यानी कि जलन मारती थी, मतलब बर्न करती थी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन में क्या था कि हकीम ने क्या प्रेस्क्राइब किया था, सूरमा प्रेस्क्राइब किया था, और व्हाट वाज देयर इफेक्ट, मतलब आंखों पे क्या इफेक्ट किया, तो जलन मारता था, वो हीरोइन बन जाते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आंखें बहुत जलन मारती थी और परेशान हो जाते थे बहुत ज़्यादा। ठीक बा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was mother's reaction on learning that her son was being sent to Bombay for studies? मतलब माँ का रिएक्शन कैसा था जब बच्चे को बॉम्बे भेजा जा रहा था पढ़ने के लिए। तो मैंने बताया था माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, पर हाँ एक भरोसा था उसके पिता पर कि हाँ उसके पिता जो है वो अच्छा ही करेंगे। तो देखिए ध्यान सुनिए, तो देखिए द ऑथर तो कहाँ पे हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है द ऑथर मदर वॉज शॉक्ड एट दिस, मतलब माँ शॉक्ड हो गई थी, हैं बच्चा जा रहा है इतनी दूर। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सेंडिंग हिम अवे टू द डिस्टेंट प्लेस और फॉर द ऑफेंस, मतलब लेखक की माँ को इससे झटका लगा और वह अनाथ बच्चों के लिए बने इतने दूर के स्थान पर अपने बेटे को भेजे जा सकने के कारण नहीं जो है सद्भक्त थी। मतलब वो बहुत शॉक्ड हो चुकी थी कि अरे इतना दूर बच्चे को भेजा जा रहा है, कैसे रहेगा बच्चा, कितना परेशान हो जाएगा। किंतु उसने अपने पति के निर्णय शक्ति में विश्वास जताया और अंत में मान गई। मतलब बट सी प्लेस्ड हर फेथ, मतलब अपने पति पर विश्वास रखा, इन हर हस्बैंड्स जजमेंट, उसके जजमेंट पे विश्वास रखा अपने पति के, एंड एग्रीड टू द एंड, मतलब उसको भेजने के लिए मान गई थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन वहाँ, ठीक बा। छठा क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज वेद मेहताज चाइल्डहुड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट अदर चिल्ड्रन, मतलब जो वेद मेहता का जो बचपन था वो बाकी बच्चों से कैसे अलग था, और व्हाट ही मिस्ड इन इट, मतलब उस बचपन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। हाउ डिड ही एडजस्ट हिमसेल्फ टू दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, है ना। देखिए ध्यान सुनिएगा क्या बोला यार, वेद मेहता का बचपन दूसरे बच्चों से कैसे अलग था। तो सब लोग बता ही सकते हैं भाई कैसे अलग था। देखिए वेद मेहता टर्न ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3.5 साल में, 3.5, ही हैड सफर्ड फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबे समय से बीमार थे, ड्यू टू द ब्लाइंडनेस, आँखों की रोशनी चली गई। हिज चाइल्डहुड वॉज obviously different from the, obviously मतलब बिल्कुल ही वो अलग थे सारे बच्चों से, हाँ बिल्कुल ही अलग थे। डेट ऑफ द मोस्ट अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। ही कुड नॉट प्ले विद दैम, वो उनके साथ नहीं खेल सकते थे। हरिवसन में he did not have the sweet memories of his parent and other, also he didn't know what kind of sunshine or the moonlight, where he did not know the rich colors of the butterflies, वो ना तो तितलियों के कलर देख सकते थे, बर्ड चिड़ियों को नहीं देख सकते थे, पेड़ों को नहीं देख सकते थे, फूलों को फ्लावर्स को नहीं देख सकते, एक्सेट्रा। सो ही मिस्ड मैनी थिंग्स लाइक दीज इन हिज लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कर दी, मिस कर दी। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और देखो वेद मेहता ओनली न्यू मैनी थिंग्स बाय देयर टच, वेद मेहता सब जान सकते थे सिर्फ उनके टच से। एंड ही कुड लिसन टू द स्लो जो है ड्रिजलिंग साउंड, मतलब जो साउंड आती थी उसके तरंगों से जान सकते थे।
ऑफ द स्पेक्टरिंग रेन, बारिश की आवाज़ से जान सकते थे। ही कुड फील द एयर अराउंड हिम और द स्मेल, सूंघने से और हवा को महसूस कर सकते थे, घासों की खुशबू नहीं सुबह सुबह आती है वो, वार्म मॉर्निंग, गर्म सुबह को। इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ 4 सेंसेस। ही एडजस्टेड स्लोली टू दिस वर्ल्ड, धीरे धीरे उन्होंने इस वर्ल्ड में एडजस्ट करना सीख लिया। ऑफ द ब्लाइंड विदाउट एनी कॉम्प्लेंट, मतलब किसी का कंप्लेंट करने के बजाय उन्होंने क्या करा, इस दुनिया में रहना उन्होंने सीख लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत कठिन संघर्षरत रहे थे ये अपने जीवन में। ठीक बा, चलिए उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप डिड वेद्स फादर टेक टू एंश्योर दैट ही अवॉइडेड द फेस ऑफ द बैगर टू हिज सन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि वेद मेहता के पिता ने यह निश्चय सिद्ध करने के लिए कि उनका पुत्र भिखारी नहीं बनेगा क्या क्या कदम उठाए। देखो वेद मेहता के पापा लगे रहे थे, एक डॉक्टर थे, फिर भी देखो वेद मेहता फादर वॉज अ टर्न डॉक्टर, बहुत ट्रेन डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे। ही वॉज अ गवर्नमेंट, बताया था ना सारी किताबें पढ़ डाली थी उन्होंने बच्चे को ठीक करने के लिए। ही वॉज इन अ गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी आदमी थे, अधिकारी थे, मतलब डॉक्टर थे। ही न्यू इट वेरी वेल दैट हिज सन ब्लाइंडनेस वॉज परमानेंट, मतलब वो अच्छे से जान चुके थे कि बच्चा जो है परमानेंट अंधा हो चुका है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ही विल हैव टू लीव हिज लाइफ विद दिस ब्लाइंडनेस, उनको पता चल चुका था कि बच्चा अब हमेशा अंधा बन के ही जीवन भर जिएगा। इन दोज डेज ब्लाइंड पीपल हैड टर्न टू बिगनिंग फॉर देयर लवलीहुड, मतलब वो बहुत टेंशन में थे कि सब लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। बट ही हैड जो है डिसाइडेड दैट द वर्ल्ड नेवर अलाउ हिज सन टू बी बेगर, मतलब ये पूरी दुनिया उसको क्या कर देगी, भिखारी बनने की राह पर ही जो है चलवा देगी। इसीलिए इनके पिता जो है बहुत टेंशन में थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को भिखारी नहीं बनने दूंगा, माई सन विल नॉट अ बेगर भी, ये हमेशा सोचते थे। ठीक है, सो वेद मेहता के फादर रीड ऑल अवेलेबल लिटरेचर, सब चीज़ पढ़ी ऑन ब्लाइंडनेस, अंधेपन के बारे में सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन फिर भी बच्चे की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ पाई। तो ही लर्न दैट द ब्लाइंड वर जो है बेगर्स, ऑल्सो मैनी ऑफ देम हैड बिकम ऑनर ऑफ पान एंड बीड़ी शॉप। तो सब लोग यही सोचते थे इनके पिता कि भाई कहीं बच्चा ये ना बन जाए पान और बीड़ी की दुकान पर काम ना करे। मैनी ऑफ देम ऑल्सो स्पेंड देयर डेज रोलिंग नट्स एंड जो है कंडीमेंट्स इन अ बेटर लीफ ऑफ टोबैको, कहीं ये सिगरेट पान बीड़ी इन सब की दुकानों पे काम ना करे। ही ऑल्सो केम टू नो दैट prominent educational institution for the blind were semi assumes with all ages, मतलब क्या ये हर जगह पता करने गए कि भाई इन बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल कहाँ है, कहाँ उनको रखा जा सकता है। घर पे भी नहीं रखना चाहते थे अपने, क्योंकि वहाँ बिगड़ जाता बच्चा वो। तो बोला जाए देयर वॉज नो ग्रेजुएशन सिस्टम इन दैम, दीज फैक्ट मेड वेद फादर डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर अलाउज हिज सन टू बी अ beggar but a skilled person, so he got him admitted in the Dadars school for the blind in बॉम्बे भेजने के लिए आखिरकार उनके पिता ने सोच लिया था कि अब भाई बच्चे को बॉम्बे भेजना है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। आगे बात समझ में सभी को, किसी कोई समस्या तो नहीं है। चैप्टर के यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिसमें पूरे चैप्टर की समरी और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। वीडियो जरूर लंबी हुई है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। अब दोबारा आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, पर थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको बनानी आनी चाहिए, आप भी मानते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और बढ़िया से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और देश में तरक्की करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो और खुद का नाम रोशन करो। ठीक है, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाओ। जय हिंद, जय भारत।